फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने बात करता हूं बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। बैलेंस से नाम समझ में आ रहा है कि ये बैलेंस रहता होगा मार्केट के अकॉर्डिंग, मार्केट के उतार चढ़ाव देखकर फंड मैनेजर निवेश करता होगा। तो आज बैलेंस एडवांटेज फंड क्या होता है सब कुछ जानेंगे और दो म्यूचुअल फंड्स की चर्चा भी करने वाला हूँ। दोस्तों, बैलेंस एडवांटेज फंड को डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड भी कहा जाता है। इसका उद्देश्य बाजार की स्थिति के हिसाब से इक्विटी यानी कि शेयर और डेट का एलोकेशन बदलना होता है। सेबी की इस कैटेगरी में फंड 0 से लेकर के 100% तक इक्विटी और 0 से लेकर के 100% तक डेट में निवेश कर सकता है। इसलिए एक ही कैटेगरी के दो फंड्स की स्ट्रेटेजी काफ़ी अलग हो सकती है दोस्तों। एचडीएफसी बैलेंस्ड एडवांटेज फंड वर्सेस पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड का कुछ कंपैरिजन देखते हैं यहाँ पर। कंपैरिजन की बात करें दोस्तों तो इक्विटी एक्सपोजर देखिए, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का इक्विटी एक्सपोजर है 78.77% का। वहीं पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड का इक्विटी एक्सपोजर है केवल 14.78% का। वहीं डेट की दोस्तों बात करेंगे तो 25.72% डेट है किसके अंदर, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर। वहीं पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन के अंदर जो डेट का एक्सपोजर है वो है 59.89%। दोस्तों, अगर कैश की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड जहां 1.96% का कैश होल्ड करके चलता है, वहीं पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड 14.72% का कैश होल्ड करके चलता है। रियल एस्टेट में इनका कितना इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर है 1.57%। वहीं पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन का कितना एक्सपोजर है रियल एस्टेट के अंदर, तो 10.61% का। और 1.57% का एक्सपोजर किसका है दोस्तों, एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का। स्टॉक्स की बात करेंगे तो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड के अंदर 159 स्टॉक्स इसके पोर्टफोलियो में शामिल हैं। वहीं केवल 31 स्टॉक पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन ने रखे हुए हैं अपने पास, केवल 31। रिस्क वेरी हाई है एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड का। वहीं पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड का जो रिस्क है वो मॉडरेटली हाई है, यानी कि कंपेयर टू एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड रिस्क के मामले में बात करेंगे तो पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन म्यूचुअल फंड के अंदर रिस्क कम है। सबसे बड़ा अंतर इक्विटी एक्सपोजर का है दोस्तों। एचडीएफसी बीएएफ यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड में लगभग 71% पैसा इक्विटी में था, यानी कि इसका व्यवहार काफ़ी हद तक इक्विटी ओरिएंटेड है। वहीं दोस्तों पारंपरिक डायनामिक एसेट एलोकेशन फंड में इक्विटी सिर्फ 14.78% थी, वहीं लगभग 60% डेट में था। ये तो ऊपर दिखा के मैं आ रहा हूँ आपको। इसलिए दोस्तों दोनों का नाम भले ही बैलेंस एडवांटेज फंड है पर इसका मार्केट बिहेवियर काफ़ी अलग है। पोर्टफोलियो की बात करेंगे दोस्तों तो पोर्टफोलियो भी बहुत अलग है। एचडीएफसी ने 159 स्टॉक्स में निवेश किया है, इसलिए उसका इक्विटी पोर्टफोलियो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप ने वहीं सिर्फ 31 स्टॉक्स रखे थे अपने पास, यानी उसका पोर्टफोलियो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है दोस्तों। दोनों में लार्ज कैप का हिस्सा ज़्यादा था लेकिन एलोकेशन थोड़ा अलग था। टॉप होल्डिंग्स भी दोनों की अलग है। एचडीएफसी के प्रमुख स्टॉक हैं दोस्तों आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई और भारतीय एयरटेल। वहीं दोस्तों पारंपरिक के प्रमुख स्टॉक्स हैं कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, पावर ग्रिड, पेट्रोनेट एलएनजी और एचडीएफसी बैंक। डेट में भी दोस्तों बड़ा अंतर है। एचडीएफसी के डेट पोर्टफोलियो में लगभग 16.71% जो हिस्सा है वो है AAA रेटेड और 7.92% सोवरेन सिक्योरिटीज़ हैं। वहीं दोस्तों पारंपरिक के डेट में भी बड़ा डिफरेंस है और पारंपरिक की अगर बात करें तो इसमें 42.17% सोवरेन सिक्योरिटीज़ और 17.53% हिस्सा AAA रेटेड सिक्योरिटीज़ के अंदर है। यानी कि दोस्तों पारंपरिक का डेट एलोकेशन काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट बैकेड और हाई क्वालिटी सिक्योरिटीज़ की तरफ है। रिटर्न देखकर क्या सीख मिलती है आपको दोस्तों, और ये जो डेटा मैंने रखा हुआ है 17 जुलाई 2026 तक का आपके सामने रख रहा हूँ। रिटर्न देखकर दोस्तों आपको ये सीख मिलनी चाहिए, एक साल में एचडीएफसी ने 1.28% का, पारंपरिक ने वहीं 3.81% का रिटर्न बना के दिया। 6 महीने में एचडीएफसी ने निगेटिव दिया 0.76% का, वहीं पारंपरिक ने 3.10% का रिटर्न अपने निवेशकों को बना के दिया। दोस्तों ये बहुत एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी है। क्यों? क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा सोचा जाता है कि ज़्यादा इक्विटी मतलब ज़्यादा रिटर्न, पर यह बात हमेशा लागू नहीं होती है। ज़्यादा इक्विटी इक्वल टू हमेशा ज़्यादा रिटर्न नहीं होता है। किसी पर्टिकुलर पीरियड में कम इक्विटी वाला फंड भी बेहतर रिटर्न दे सकता है, क्योंकि एसेट एलोकेशन, वैल्यूएशन, डेट रिटर्न और पोर्टफोलियो पोजिशनिंग का बड़ा प्रभाव भी पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष की बात करें तो एक ही कैटेगरी का नाम देखकर दो फंड्स को समान नहीं समझना चाहिए। दोस्तों बैलेंस एडवांटेज फंड चुनते समय सिर्फ यहाँ मत देखिए कि वह BAF यानी कि बैलेंस एडवांटेज फंड है, बल्कि दोस्तों आपको देखना यह है कि इक्विटी एक्सपोजर प्लस डेट क्वालिटी प्लस एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी प्लस पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन प्लस रिस्क प्लस लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर आप ये चीज़ें किसी म्यूचुअल फंड के अंदर देखते हो तो उसे आप बोल सकते हो एक बेहतरीन बैलेंस एडवांटेज फंड है। यानी दोस्तों यहाँ पर इन शॉर्ट अगर बात करें तो सेम कैटेगरी हमेशा सेम स्ट्रेटेजी नहीं फॉलो करती है, और यही इस कंपैरिजन का सबसे बड़ा टेक अवे है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। ऐसे ही मज़ेदार चीज़ों के लिए हर रोज़ मैं स्टॉक मार्केट के ऊपर कुछ वीडियोस बनाता हूं जिससे आपको सीख मिलती रहे।
आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि आगे सिर्फ एक चीज़ जाने वाला है कि अगर आपने कुछ चीज़ खरीदी है शेयर मार्केट के अंदर, अगर वो अच्छी है यानी कि फंडामेंटली स्ट्रांग है, वो चीज़ म्यूचुअल फंड्स हो सकता है, वो शेयर्स हो सकते हैं, वो दोस्तों डेट फंड्स हो सकते हैं, वो ईटीएफ हो सकता है। अगर वो फंडामेंटली स्ट्रांग है तो डेफिनेटली आपको लॉन्ग टर्म में रिटर्न मिलने वाला है। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। कल फिर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज़ और दोस्तों, डिस्क्लेमर हमेशा ये रहता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड को दिखाने का पर्पस ये नहीं होता कि आप उसे खरीदो या बेचो। ये अल्टीमेटली खरीदने और बेचने का निष्कर्ष ये सिर्फ आपको लेना है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ प्रॉफिट और इससे जुड़ा हुआ लॉस वो सिर्फ आपका है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। हर हर महादेव, बहुत बहुत धन्यवाद।